Hello everyone, welcome back to our channel. Very good morning and namaste to all of you. आज है 10th November and I Suchi Rana welcomes you all in today's current affairs session. So आज के current affairs session में भी कुछ important 15 questions होंगे जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट होते ही होते हैं. So this will give you a broad perspective जो अभी न्यूज में चल रहा है and that can be important for your exams. तो आप जरूर हमारे साथ बने रहिएगा, अंत तक आपको वीडियो देखनी है एंड जितने भी हम क्वेश्चंस आज सॉल्व करेंगे आपको अपने आंसर साथ साथ मार्क करते हुए चलना है और कमेंट सेक्शन में एज यूजुअल जैसे आप स्कोर शेयर करते हैं, वेरी ऑनेस्ट स्कोर्स जो आप शेयर करते हैं, डू शेयर विद अस. ठीक है, सो शुरू करते हैं करंट अफेयर सेशन. ऑल्सो about PDF that will be available in the Telegram channel. Also जो हमारे साथ आज नए जुड़ रहे हैं, जितने भी व्यूअर्स आज नए हैं, आई वांट टू इन्फॉर्म यू दैट वी हैव डन the monthly current affairs session also. Just check our YouTube channel playlist. Over there you can just type the current affairs or the monthly current affairs and you will get the monthly current affairs session of September as well as October if you haven't watched our daily current affairs session of September and October, because अभी भी जो आप नेक्स्ट एग्जाम देने जाएंगे these months may be important. ठीक है, सो आप जरूर देखिएगा एंड लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो एंड लेट अस सी व्हाट वी हैव. So first question says नटखट इंडियन फिल्म was directed by. तो नटखट इंडियन फिल्म जो है ये एक इंडियन फिल्म है, इसको किसने डायरेक्ट किया है, विद्या बालन ने या शान व्यास ने? आंसर मार्क कर लीजिए यहाँ पर और जो सही आंसर है दैट इज शान व्यास के द्वारा ये जो फिल्म है नटखट इसको बेसिकली डायरेक्ट किया गया. इसकी को प्रोड्यूसर रही हैं और स्टारिंग भी हैं इसके अंदर जो विद्या बालन है, एक्ट्रेस विद्या बालन जो है, उन्होंने इसको को प्रोड्यूस भी किया है और इसके अंदर फीचर्ड भी हैं. ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने इस फिल्म ने बेसिकली टॉप प्राइज जीता है 3rd एडिशन में ऑफ बेस्ट ऑफ इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2020 के अंदर. बाय विनिंग दिस फेस्टिवल, ये फेस्टिवल जीतने के बाद द फिल्म हैज बिकम एलिजिबल फॉर 2021 ऑस्कर क्वालिफिकेशन. और इसी के साथ ये जो मूवी है, क्योंकि इसने ये फेस्टिवल जीता है, कौन सा फेस्टिवल, ये बेस्ट ऑफ इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2020 जीता है और इसी के साथ ये हो गए हैं एलिजिबल फॉर ऑस्कर क्वालिफिकेशन. ये यहाँ पर एलिजिबल हो गए हैं 2021 के जो ऑस्कर नॉमिनेशन होंगे उसके लिए इंडिया की तरफ से. द फिल्म हैज बीन डायरेक्टेड बाय शान व्यास, जैसे आई हैव टोल्ड यू शान व्यास के द्वारा इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया और रोनी स्क्रूवाला की तरफ से इसको को प्रोड्यूस किया गया. रोनी स्क्रूवाला साथ साथ विद्या बालन ने भी इसको को प्रोड्यूस किया है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं. फास्टैग्स विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल द 4 व्हीलर्स फ्रॉम. फास्टैग सभी 4 पहिए व्हीकल्स के लिए मैंडेटरी हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, यानी कि लगाना ही लगाना है, अनिवार्य हो जाएंगे. तो ये जो स्कीम है, ये जो इसको मैंडेटरी किया गया है, ये कौन सी तारीख से लागू होगा? 1 जनवरी 2021 या 31 मार्च 2021, 1 जनवरी 2021 या फिर 31 मार्च 2021. और अपने आंसर मार्क कर लीजिए और जो सही आंसर है दैट इज 1 जनवरी 2021, यानी कि पहली तारीख जनवरी की 2021 से फास्ट टैग्स जो हैं वो अनिवार्य हो जाएंगे सभी 4 व्हीलर्स के ऊपर. और ये जो डिसाइड किया है ये कौन सी मिनिस्ट्री ने किया है? ये किया है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री ने. जितने भी पुराने व्हीकल्स हैं, न्यू व्हीकल्स हैं, सब पर फास्ट टैग्स लगाना जरूरी हो जाएगा और ये इफेक्ट में आएगा 1 जनवरी 2021 से. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं. व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग? मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम चेंज हो गया है, तो इसका नाम, नया नाम क्या डिसाइड किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज? आंसर मार्क कर लीजिए एंड द राइट आंसर ओवर हियर इज मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज. 8 नवंबर 2020 को द इंडियन गवर्नमेंट हैज चेंज द नेम ऑफ शिपिंग मिनिस्ट्री और अब इसका नाम हो गया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं. नेशनल लीगल सर्विसेज डे कम्स ऑन विच डेज? डेट को, कौन सी डेट को पड़ता है नेशनल लीगल सर्विसेज डे? 9 नवंबर को या फिर 10 नवंबर को? आंसर मार्क कर लीजिए एंड द राइट आंसर हियर इज 9 नवंबर को. हर साल हम ये जो डे है इसको ऑब्जर्व करते हैं. ये ऑब्जर्व किया जाता है, ये सेलिब्रेट किया जाता है बाय द सिटीजन्स एंड लीगल सर्विस अथॉरिटीज. हम इसे नेशनल लीगल सर्विसेज डे के रूप में मनाते हैं. इट ऑल्सो हाईलाइट्स द एनेक्टमेंट ऑफ द लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987, यानी कि जब ये लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 में आया था, इसी को हाईलाइट करते हुए भी, इसके आने के उपलक्ष्य में भी हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं एज नेशनल लीगल सर्विसेज डे. जितनी भी लीगल सर्विसेज होती हैं उसी को बेसिकली यहाँ पर कंसिडर करने के लिए और इसको जो लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट आया था 1987 में, इसको
हाईलाइट करने के लिए हम नेशनल लीगल सर्विसेज डे सेलिब्रेट करते हैं। वन इम्पॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज दैट आई मिस्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चन, दैट आपको कमेंट सेक्शन में जाके बताना है कि जो ये मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग थी पहले, जिसका नाम चेंज हो गया है, इसके मिनिस्टर कौन है, यानी कि जो इंडिपेंडेंट चार्ज में इसके जो मिनिस्टर हैं, आपको उसका नाम कमेंट करके बताना है। इन विच स्टेट पीएम मोदी इंट्रोड्यूस रोपैक्स फेरी वेसल, तो कौन से स्टेट के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रोपैक्स फेरी वेसल को इंट्रोड्यूस किया है, उसके बाद हम करेंगे इसके बारे में डिस्कशन। तो ऑप्शन है अंडमान एंड निकोबार और दूसरा ऑप्शन है गुजरात। आंसर मार्क कर लीजिए, एंड द राइट आंसर आई एम टेलिंग यू ओवर हियर इज गुजरात। गुजरात के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को ये रोपैक्स फेरी सर्विस जो है वो चालू की है। कि कहाँ के बीच में है, कौन सी जगह के बीच में है, यानी कि कौन से दो पोर्ट्स, एक तरीके से दो प्लेसेस हैं जिनको ये कनेक्ट करता है। सो इट इज बिटवीन द गोधा भावनगर से लेकिन हजीरा नियर सूरत के जो करीब है, इसको ये कनेक्ट करता है, विच वॉज इनॉग्रेटेड विया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया था। द रोपैक्स फेरी वेसल, इसका नाम क्या है, Vosges Symphony will reduce the nearly 370 किलोमीटर रोड डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस टू 90 किलोमीटर बाय सी रूट। तो ये जो भावनगर से लेकर सूरत का जो ये है डिस्टेंस है बाय रोड, ये 370 किलोमीटर्स का है। सो ये डिस्टेंस जो है इसको कम कर देगा, ये रोपैक्स फेरी वेसल जो होगा इसको कम कर देगा। और ये जो प्लेस है, जो इसके बीच में जितना डिफरेंस है, लाइक 370 किलोमीटर, 370 किलोमीटर का रोड डिस्टेंस है, ये इसको 90 किलोमीटर्स का बना देगा बाय सी रूट, क्योंकि एक फेरी वेसल है तो ये सी रूट होगा 90 किलोमीटर्स लंबा। यू कैन सी द डिफरेंस कि कितना लंबा रोड है। 370 किलोमीटर लंबा रोड को ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर 90 किलोमीटर कर दिया गया है सिर्फ। तो काफी अच्छा एक यहाँ पर ये एक नया इनिशिएटिव लेकर आए हैं। एंड यू हैव टू रिमेम्बर कि ये दो कौन सी प्लेसेस है, तो गोधा भावनगर और हजीरा जो नियर सूरत है, यहाँ ये इसके बीच के डिस्टेंस को कम करता है और उसका नाम क्या है, रोपैक्स फेरी वेसल। ठीक है, गुजरात के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया है बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑफ कोर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अ वैलिड फास्टैग हैज बीन मेड मैंडेटरी फॉर गेटिंग अ न्यू थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, दिस विल बी मेड एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम विच डेट। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये जो फास्टैग से रिलेटेड क्वेश्चन हमने पहले किया था, उसमें ये था कि फास्टैग्स मैंडेटरी कर दिए जाएंगे, यानी कि अनिवार्य कर दिए जाएंगे। और ये कब से शुरू होगा, तो ये आपने अभी डिस्कस किया कि 1 जनवरी 2021 से होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि जो वैलिड फास्टैग्स होंगे जिनको मैंडेटरी करने की बात है फॉर गेटिंग अ न्यू थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, और इसी से आपको नया थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी मिल सकता है, दिस विल बी मेड एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम विच डेट। तो ये कौन सी डेट से एप्लीकेबल होगा, ऑप्शन में 1 जनवरी 2021 है या 1 अप्रैल 2021 है। आंसर मार्क कर लीजिए, एंड द राइट आंसर ओवर हियर इज 1 अप्रैल 2021। सो यहाँ पर जो लागू करने की बात है फास्टैग्स को सभी गाड़ियों के ऊपर, पुराने हो नए हो सबके ऊपर फास्टैग अनिवार्य होगा। ये इन इफेक्ट आ जाएगा 1 जनवरी 2021 से। यहाँ पर अ वैलिड फास्टैग विल आल्सो बी मैंडेटरी व्हाइल गेटिंग अ न्यू थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, कि अगर आपको न्यू थर्ड पार्टी इंश्योरेंस चाहिए, जो भी हम अपने व्हीकल्स का इंश्योरेंस कराते हैं, मोस्टली जो लोग हैं वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराते हैं। जैसे कि आपकी गाड़ी पुरानी हो गई है तो आपका फर्स्ट पार्टी जो इंश्योरेंस होता है वो नहीं हो पाता है, दैट्स वेरी डिफिकल्ट। और जो पुरानी आपकी गाड़ियां होती हैं तो यू गो डायरेक्टली विद द थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। तो वहां पर अगर आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी अगर आपको अपनी गाड़ी का कराना है, तो अब यहाँ पर फास्टैग जो है वो अनिवार्य हो गया है। अगर आपके पास वैलिड फास्टैग है तो आप आसानी से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले सकते हैं। फॉर दिस गवर्नमेंट हैज मेड एन अमेंडमेंट इन फॉर्म 51, और इसके लिए गवर्नमेंट ने फॉर्म 51 के अंदर, जो कि एक सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस होता है, उसके अंदर चेंजेस किए हैं, wherein the details of फास्टैग ID shall be captured। और इसके अंदर ये जो फॉर्म 51 है, इसके अंदर चेंजेस क्या किए हैं कि जो फास्टैग की ID होगी वो उसके अंदर आपको डालनी होगी या लिखनी होगी। दिस शैल बी एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021, और ये 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। दोनों क्वेश्चन में आपको डिफरेंस समझ आ गया कि फास्टैग सभी गाड़ी पर मैंडेटरी हो गया, यानी कि अनिवार्य होगा, और ये इफेक्ट में होगा 1 जनवरी 2021 से। लेकिन अगर हम बात करें कि जो वैलिड फास्टैग्स हैं उनकी हेल्प से आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मिलेगा, और जो फॉर्म 51 है उसमें चेंज किया गया है, जिसमें आपको फास्टैग की ID कैप्चर करानी होगी, डालनी होगी, और ये 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा। I hope it's clear to everyone the difference between these two questions and these two concepts. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे
which is also called World Urbanism Day, is held every year on dash वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे, जो हम सेलिब्रेट करते हैं, जिसे हम बेसिकली वर्ल्ड अर्बनिज्म डे भी के रूप में भी मनाते हैं। तो हम ये कौन सी डेट पर ऑब्जर्व करते हैं हर साल? 8 नवंबर को या फिर 10 नवंबर को? एंड द राइट आंसर ओवर हियर इज 8 नवंबर, यानी कि 8 नवंबर को हम हर साल वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे जो है वो ऑब्जर्व करते हैं, टू रिकॉग्नाइज एंड प्रमोट द रोल ऑफ प्लानिंग इन क्रिएटिंग लिवेबल कम्युनिटीज। जिससे कि हम लिवेबल कम्युनिटीज कौन से होते हैं? जहाँ रहने योग्य कम्युनिटीज होती है, वहां उन्हीं को रिकॉग्नाइज करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, बेसिकली उनके रोल को प्रमोट करने के लिए हम ये जो डे है ये सेलिब्रेट करते हैं, जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड अर्बनिज्म डे। और ये 8 नवंबर को हम ग्लोबली इसको ऑब्जर्व करते हैं। दिस क्वेश्चन सेज हु अमंग द फॉलोइंग हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इट्स फर्स्ट ऑल वुमेन वर्चुअल कस्टमर सर्विस साइट इन बेंगलुरु? किसने, जो निम्नलिखित ऑप्शन है इसमें से किसने अनाउंस किया है अपना ऑल वुमेन वर्चुअल कस्टमर सर्विस, यानी कि VCS, फुल्ली वर्चुअल कस्टमर सर्विस साइट इन बेंगलुरु? तो अमेजॉन इंडिया ने या फिर व्हाट्सएप ने? एंड द राइट आंसर ओवर हियर इज अमेजॉन इंडिया ने ये एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, पहली बार फर्स्ट ऑल वुमेन वर्चुअल कस्टमर सर्विस साइट बेंगलुरु में ओपन किया है अमेजॉन इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। The first nuclear power plant, which is called Astravyets, has started operating. It is in which country? तो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है एस्ट्रावेट्स, वो स्टार्ट हो गया है, काम करना शुरू हो गया है, यानी कि काम होना वहां पर शुरू हो गया है। तो ये कौन सी कंट्री के अंदर है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर या फिर बेलारूस के अंदर? और यहाँ पर जो सही आंसर है दैट इज बेलारूस। हमने बेलारूस के बारे में पहले भी कई बार हमने डिस्कशन किया, हमने मैप प्रैक्टिस की है इसके बारे में। तो यहाँ पर एक और चीज सामने आई है कि एस्ट्रावेट्स एक फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है, मल्टी रिएक्टर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिसको एस्ट्रायड्स डिस्ट्रिक्ट में ओपन किया गया है इन Goronda region of Belarus. Initial plans of the plant were announced in the 1980s but were suspended after the 1986 Chernobyl disaster. ये जो प्लांट है, इसका जो इनिशियल प्लान बनाया गया था वो 1980s में बनाया गया था, लेकिन फिर ये 1986 में क्योंकि डिजास्टर आया उसके बाद ये सस्पेंड हो गया। तो यहाँ पर ये इतना डिले हो गया, अभी ये फाइनली जो है ऑपरेशन करने लगा है, यानी कि फाइनली इसमें जो काम है वो शुरू हो चुका है, ये फंक्शनल हो चुका है बेसिकली। तो ये बेलारस के अंदर है। मैप में देख लेते हैं। एज यू कैन सी कि रशिया के बॉर्डर को टच करता है, पास में यूक्रेन है, पोलैंड है, ठीक है। एंड देन वी हैव लिथुआनिया आल्सो, लैटविया आल्सो, और इसका जो कैपिटल है दैट इज मिन्स्क। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। इट इज बेसिकली इन द यूरोप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। वर्ल्ड फेमस टूरिज्म स्पॉट पैनगोंग सो रूट नाउ गेट्स 4G सर्विस एट टैंगसी, इट इज इन विच स्टेट और यूटी? वर्ल्ड का फेमस टूरिज्म स्पॉट है जिसका नाम है पैंगोंग, ठीक है। पैंगोंग सू रूट है एक, जहां पर अभी हाल ही में 4G सर्विसेज जो है वो शुरू की गई हैं। तो हमें बताना है ये टैंगसी जो नामक जो एक जगह है ये कौन से स्टेट या यूटी के अंदर पड़ता है? ऑप्शन में लेह लद्दाख है और एक है जम्मू एंड कश्मीर। सो यहाँ जो सही आंसर है दैट इज लेह लद्दाख के अंदर है ये एक विलेज जिसका नाम है टैंगसी। एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है ये। पैंगोंग सो नामक एक लेक है वहां पर, ये बहुत ही फेमस टूरिज्म स्पॉट है। सो पहले बिफोर दिस आर्टिकल 371 जब ये इवोक हुआ और जब इसका पार्टीशन हुआ और लेह और लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी बन गया और बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन गया, तो ये अब लद्दाख के रीजन में आता है, पहले ये जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में आता था। सो बेसिकली इटांग से जो है एक इंडियन विलेज है, जो कि दुर्बुक नामक एक तालुक में या डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेह लद्दाख में पड़ता है, ठीक है। द फर्स्ट एवर जियो मोबाइल टावर इन द एंटायर पैंगोंग रीजन कनेक्ट्स टैंगसी सब डिवीजन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिजिटली। और ये जो फर्स्ट एवर कौन सा लगा है, जियो मोबाइल टावर वहां पर लगा है और वहां के लोगों को 4G सर्विसेज जो है प्रोवाइड होनी शुरू हो गई है। सो आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दरबार मूव इज अ 150 यानी कि 150 ईयर ओल्ड प्रैक्टिस नोन इन द यूनियन टेरिटरी। दिस इज प्रैक्टिस इन विच यूनियन टेरिटरी? दरबार मूव एक लगभग 150 साल पुरानी प्रैक्टिस है जो कि किसी एक यूनियन टेरिटरी में की जाती है। तो हमें बताना है कि कौन सी यूनियन टेरिटरी में की जाती है और उसके बाद हम इसको करेंगे डिस्कशन इसके बारे में। ऑप्शन में क्या है, चंडीगढ़ या फिर जम्मू एंड कश्मीर? एंड द राइट आंसर ओवर हियर इज जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में ये दरबार मूव चलाया जाता है। ये बेसिकली 150 साल पुरानी प्रैक्टिस है जो जम्मू एंड कश्मीर में होती है। इट स्टार्टेड इन 1872
बाय महाराजा गुलाब सिंह, और उनके द्वारा ये शुरू किया गया था. बेसिकली द प्रैक्टिस ऑफ दरबार मूव अंडर विच द एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस इन जम्मू ड्यूरिंग 6 months ऑफ विंटर एंड इन श्रीनगर ड्यूरिंग समर. एज वी नो के कितना वेदर कंडीशन जो है वो कितना एक्सट्रीम हो जाता है दोनों ही रीजन्स के अंदर. मान लीजिए कि अगर हम जम्मू की बात करते हैं, सो जम्मू में थोड़ा फिर भी ओके ओके होता है, यानी कि मौसम ठंडा गर्म जैसे भी. लेकिन श्रीनगर में काफी ज्यादा ठंड होती है, एज वी नो के बर्फबारी भी होती है. तो यहाँ पर 1872 में महाराजा गुलाब सिंह एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से बचने के लिए या अच्छे से फंक्शनिंग करने के लिए इन दोनों ही रीजन्स में क्या करते थे कि जम्मू में 6 महीने का एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन करता था. जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम है वो 6 महीने के लिए जम्मू में हो जाते थे इन द 6 months ऑफ विंटर, और श्रीनगर में शिफ्ट हो जाते थे समर के टाइम पे. तो बेसिकली 150 साल पुराना ये एक मूव है, एक दरबार मूव, एक प्रैक्टिस है. अभी इसको हाल ही में भी द सिविल सेक्रेटरिएट, द सीट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन, विल ओपन इन जम्मू आफ्टर फंक्शनिंग इन समर कैपिटल श्रीनगर फॉर 6 months एज पार्ट ऑफ नियरली 150-year ओल्ड प्रैक्टिस. जैसे कि बात हुई है कि ये 150 साल पुरानी प्रैक्टिस है कि जब भी गर्मियों का मौसम होता था तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये श्रीनगर में फंक्शन करता था. जब सर्दियां आनी शुरू हो जाती हैं तो ये जम्मू में फंक्शन करता है. तो अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन है जम्मू एंड कश्मीर का, अब ये ओपन होने जा रहा है जम्मू के अंदर आफ्टर फंक्शनिंग इन समर कैपिटल श्रीनगर. और समर कैपिटल श्रीनगर में काम करने के बाद 6 महीने, अब क्योंकि सर्दियां शुरू हो गई हैं, देन इट इज नाउ ट्राइंग टू बी ओपन इन जम्मू. सो आई होप इट्स क्लियर. दरबार मूव क्या है, ये कितने साल पुराना है, किसने शुरू किया है, क्यों शुरू किया है, इसका क्या रीजन है, आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं. विच मिनिस्ट्री हैज अप्रूव्ड 6 सेंटर्स एज द खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस. कौन सी मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर दिए हैं खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के 6 सेंटर्स? द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री या फिर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? एंड द राइट आंसर इज द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री. स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने सेंशन कर दिया है लगभग 64 करोड़ रुपीस का इन द करंट फाइनेंशियल ईयर टू अपग्रेड these 6 सेंटर्स. 6 सेंटर्स हैं, इनके ऊपर थोड़ा सा और इनको अपग्रेड करने के लिए 67 करोड़ रुपीस जो हैं वो मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर दिए हैं. द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री सेड दैट द फाइनेंशियल सपोर्ट विल बी एक्सटेंडेड फॉर द नेक्स्ट 4 subsequent years in an effort to identify and groom Olympic level talent in the country. इन्होंने बोला है, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने बोला है कि ये जो फाइनेंशियल सपोर्ट है ये 4 साल के लिए रहेगा, और हमारे इंडिया के अंदर जितना भी ओलंपिक लेवल का टैलेंट है उसको ग्रूम करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ये फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा ऑन दीज 6 सेंटर्स बेसिकली. और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने सेंशन किया है, अप्रूव किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. द यूएस प्रेसिडेंट जॉय बाइडेन अनाउंस्ड अ 12-member टास्क फोर्स टू डील विद कोविड-19 इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. द टास्क फोर्स इज टू बी हेडेड बाय यूएस प्रेसिडेंट जो भी हाल ही में इलेक्ट हुए हैं जॉय बाइडेन. इन्होंने अनाउंस किया है कि एक 12 मेंबर्स की एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी जो कि कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 से डील करेगी इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ये जो टास्क फोर्स है इसको हेड कौन करेगा? ऑप्शन में है कमला हैरिस एंड देन वी हैव विवेक मूर्ति. और यहाँ जो सही आंसर है दैट इज विवेक मूर्ति इसको हेड करेंगे. ये बेसिकली एक फॉर्मर जनरल सर्जन रहे हैं विवेक मूर्ति, जो इस टास्क फोर्स को जो डील करेगी कोविड-19 से इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसको हेड करेंगे. और जो बाकी ऑफिशियल्स होंगे वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से या फ्रॉम फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से बिलोंग करेंगे, और जिनको हेड करने वाले हैं विवेक मूर्ति. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं. व्हाट इज द अदर नेम ऑफ लीची चाइनीसिस ऑफ तेजपुर that are well known in Assam? सो हमें बताना है ये जो लीची चाइनीसिस है ऑफ तेजपुर, इसका दूसरा नाम क्या है जो कि असम में वेल नोन एक लीची का टाइप है, बेसिकली वैरायटी है. तो ऑप्शन में देखिए क्या है, तेजपुर लीची या फिर रोज सेंटेड. और जो सही आंसर है दैट इज तेजपुर लीची. दिस इज बेसिकली लीची चाइनीसिस ऑफ तेजपुर. इसे हम तेजपुर लीची के नाम से भी जानते हैं, विच इज वेरी वेल नोन इन असम. सो इसको मिल गया है, अभी इसने रिसीव किया है जीआई टैग यानी कि जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग रिसेंटली. अभी हाल ही में तेजपुर लीची ने ये टैग अपने नाम किया है. अगर हम बेसिकली बात करें कि लीचीज के मामले में वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, तो चाइना जो है वो लीचीज का मेन प्रोड्यूसर है. उसके बाद इंडिया आता है एंड द अदर कंट्रीज ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया के और भी कंट्रीज आते हैं. सो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है,
एंड देन साउथ अफ्रीका भी है जहाँ से ये जो लीचीज हैं बेसिकली ये ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं। अगर हम बात करें इंडिया की पर्टिकुलरली कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा लीची कहाँ पर होती है, तो लगभग 74% लीचीज का जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया की तरफ से या प्रोडक्शन है वो बिहार रीजन से आता है। द सेकेंड लार्जेस्ट लीची प्रोड्यूसिंग स्टेट इज वेस्ट बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा एंड देन फोर्थ इज असम। सो आई होप इट्स क्लियर कि अगर बड़े पैमाने पर हम बात करें वर्ल्ड के पैमाने पर तो सबसे ज्यादा मेन प्रोड्यूसर ऑफ लीची है चाइना, उसके बाद फॉलोड बाय इंडिया। और इंडिया के अंदर भी अगर हम बात करें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ से आता है तो वो बिहार से आता है। लगभग 74% जो लीची है वो बिहार प्रोड्यूस करता है। दूसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल और तीसरे नंबर पर त्रिपुरा और फिर चौथे नंबर पर असम यहाँ पर आ जाता है। अब हम आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं विच इज वेरी इजी। आई होप कि आपके लिए काफी इजी होगा बिकॉज वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन, अबाउट दिस सैटेलाइट्स फ्रॉम सो मेनी डेज। आई होप इट्स वेरी इजी फॉर यू। ये क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च PSLV 6C49 विद 10 सैटेलाइट्स। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने, जो हमें ऑप्शन में दी गई हैं उसमें से किसने PSLV C49 एक सैटेलाइट बेसिकली PSLV लॉन्च किया है और 10 सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए हैं। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो ऑप्शन में क्या है, इसरो या फिर DRDO। एंड द राइट आंसर इज इसरो। इसरो ने PSLV C49 के साथ 10 और सैटेलाइट्स भी लॉन्च की हैं। ठीक है, इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आई थिंक वी डोंट रिक्वायर टू डिस्कस इट अगेन। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही एंड आई होप दैट यू एंजॉयड इट। आई होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू एंड इफ इट्स अ yes, do press the like button over there, make it blue and also share it with your friends and do subscribe our channel। अगर आप नए हैं और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन, एजुकेशनल वीडियोज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट you will get on this channel। So thanks for watching and I will see you tomorrow in tomorrow's current affairs session। Till then, keep learning, keep reading and take care of yourself।